पहला जो पेपर है उसमें समकालीन भारत एवं शिक्षा के बारे में हमने अब तक वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा आदि के बारे में पढ़ लिया है और अब हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी हमने 3 चैप्टर पूरे हमने कर लिए हैं, जैसे आपका मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र और हंटर कमीशन। तो अब हम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें भी हमने थोड़ी चीजें पढ़ ली थी। लॉर्ड कर्जन जो 1899 में भारत में नए गवर्नर जनरल और या वायसराय बनकर के यहाँ पर आए हैं और आते ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने की कोशिश की है और उसी के लिए उन्होंने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाया है। उस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उसके आधार पर 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। उसके कुछ सुझावों को फिर 1903 में एक इंपीरियल उनकी एक सभा होती है ब्रिटेन में, वहां पर उनके सुझावों को मनवाने के लिए उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। वहां पर उन प्रस्ताव को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में रखे गए हैं और इन सब चीजों के आधार पर फिर कुछ एक एजुकेशन पॉलिसी लॉर्ड कर्जन की जो है वो प्रकाश में आती है, जो भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व स्थान रखती है। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने अपने जो सुझाव दिए हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले दोषों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है भारतीयों का या शिक्षाविदों का, कि यहाँ पर जो अब से पहले की जो शिक्षा प्रणाली यहाँ पर चल रही थी लगभग 40 वर्षों की, उसमें जो मुझे कुछ दोष दिखाई दिए हैं उन दोषों को मैं सबसे पहले बताऊंगा और उनके बाद में फिर अपने कुछ सजेशंस या सुझाव में दूंगा आगे अपनी शिक्षा नीति चलाने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो दोष बताए हैं, संख्यात्मक दोष बताए हैं, उसके बाद में उन्होंने गुणात्मक दोष बताए हैं। अर्थात जो यहाँ की हमारी शिक्षा नीति चल रही थी उसमें कुछ संख्यात्मक दोष भी है और उसमें कुछ गुणात्मक दोष भी है। संख्यात्मक दोष क्या है? जैसे उन्होंने एक सर्वे करवाया है, उस सर्वे में उन्होंने पाया है कि अगर हम 5 गांवों का सर्वेक्षण करते हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आपका छप्पनपुर हो गया, छप्पनपुर के पास के जो 4-5 गांव है, फतेहपुर हो गया, नामगांव हो गया, गंदेवड़ा हो गया, है ना, या भैंसरा हो गया, 5 गांव है। अगर इन 5 गांवों का हमने सर्वेक्षण करवाया है तो हमें यह पाया है, हमने यह पाया उसमें कि सिर्फ एक गांव में स्कूल है, सिर्फ एक गांव में स्कूल है और 4 गांव में स्कूल कोई नहीं है। ये तो देखिए 1904 में जब लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आई थी तब की बात है। और मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण देता हूं कि जहां हमने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की है, मेरा गांव गंदेवड़ा है, मैंने वहां से अपनी प्राइमरी एजुकेशन शुरू की थी, तो मैं समझता हूँ देखिए आसपास हमारे गांव थे, नानका था, गंगाली था, कमेशपुर था, है ना, रेडी था, इब्राहिमपुर था, गोली था, है। तो इन आसपास के गांव में मुझे लगता नहीं है कि यहाँ स्कूल था। हमारे समय की बात बता रहा है, यानी कि 1980 के आसपास की बात बता रहा है। तो कुछ टाइम में भी ये हालत थी कि हमारे 5-7 गांव जो हमारे आसपास के थे वहां पर हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था। तो ये बात तो 1904 में बताई जा रही है, जो लॉर्ड कर्जन ने बताई है कि अगर 5 गांवों का सर्वेक्षण कराया है तो उसमें 4 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई भी विद्यालय नहीं है। और क्या बताया उन्होंने? दूसरा ये बताया कि अगर मैं 4 लड़कों से मिला हूं, अगर मैं 4 लड़कों से मिला हूं तो उन 4 में से 3 बालक ऐसे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं है। सिर्फ एक बालक कहेगा कि किसी भी तरीके से कि मैं शिक्षा प्राप्त करता हूं या मेरा विद्यालय में एडमिशन है, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। एक संख्या यह बताई। तीसरी संख्या उन्होंने बताई है कि अगर 40 लड़कियों का सर्वेक्षण किया गया है तो 40 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की कहती है
कि मैं किसी तरह से स्कूल में जाती हूँ पढ़ने के लिए, है ना। देखिए कितना संख्यात्मक बुरा हाल था वहां पर उस समय कि 40 लड़कियों में सिर्फ एक लड़की कहती है और 39 लड़कियां कहती है कि हम तो पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं शिक्षा क्या होती है। चाहे वहां विद्यालय की कमी रही हो, चाहे उनके माँ बाप की मानसिक स्थिति इस तरह की रही हो कि वो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये संख्यात्मक दोष सबके सामने रखा है। अब आता है गुणात्मक दोष। गुणात्मक दोष का मतलब यह है कि चलिए जितने भी वहां पर आपके प्राइमरी स्कूल खुले हुए थे, जितने भी आपके माध्यमिक स्कूल खुले हुए थे, जितने भी आपके महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज खुले हुए थे, उनमें शिक्षा किस प्रकार से चल रही थी, वो सुचारू रूप से चल रही थी या अव्यवस्थित थी। वहां पर जो पाठ्यक्रम था किस प्रकार का था, प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार की थी, टीचर्स जो है किस प्रकार के थे, एक्सपीरियंस थे या अनट्रेन्ड थे या ट्रेन्ड थे, किस प्रकार के क्वालिफाइड थे या नहीं थे, है ना। परीक्षा प्रणाली कैसी थी वहां की, पाठ्यक्रम कैसा था, इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता था, ऑल ओवर शिक्षा नीति वो कैसे चल रही थी। तो उसके लिए उन्होंने गुणात्मक दोष बताया कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ दोष वहां पर पाए जाते थे। क्या दोष बताया? सबसे पहले उन्होंने पाठ्यक्रम की बात बताई है कि पाठ्यक्रम जो चल रहा था, जो किताबें वहां पर पढ़ाई जा रही थी, जो पाठ्यक्रम का मतलब यह है कि कुछ पाठ्य उसमें साहित्यिक चीजें होती है और कुछ व्यवहारिक चीजें होती है। साहित्य के थ्योरेटिकल क्लासेस जो है वो अपनी रूम में जाकर के टीचर्स पढ़ाते हैं और उसके बाद में कुछ व्यवहारिक चीजें होती है, को करिकुलर एक्टिविटी होती है, जैसे आपका स्काउटिंग का काम होगा, जैसे आपका एनएसएस का काम होगा, जैसे आपके सामाजिक कार्य होंगे, है ना। बच्चों को कुछ और व्यवहारिक ज्ञान देने वाली बात होती है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक रूप से ही दिया जा रहा था, उसमें व्यवहारिकता की सारी कमी थी, व्यवहारिकता के लिए कोई स्थान उसमें बना हुआ नहीं था। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि परीक्षाओं को जो है वो आवश्यकताओं से अधिक जो है उनको वेटेज दिया जा रहा था, उनको महत्व दिया जा रहा था, क्योंकि इससे क्या था उसमें जो डिस्पैच में चीज आई थी सहायता अनुदान प्रणाली कि जो सहायता अनुदान लेगा वो अपने यहाँ पर एक परीक्षा का आउटपुट भी दिखाएगा। आउटपुट क्या है कि अगर बच्चे ज्यादातर पास हो रहे हैं तो वहां पर सहायता अनुदान जो है वो यथावत जारी रहेगी, अन्यथा उनको धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। तो उसको लेकर के परीक्षाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है और परीक्षा में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पास करवाने की जरूरत महसूस की गई है। तो इसीलिए उन्होंने आवश्यकता से अधिक जो है परीक्षा पर ही ध्यान ज्यादा दिया है और पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए कोई ज्यादा खास ध्यान नहीं दिया है। इसमें तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि अंग्रेजी भाषा को जो है भारतीयों की भौतिक उन्नति का एक कारण बता करके, एक माध्यम बता करके भारतीयों की जो अन्य इनकी क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका उपेक्षा की गई है, उनको नेग्लेक्ट किया गया है, उनकी अवहेलना की गई है और ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी भाषा पर ही फोकस किया जा रहा था। तो ये भी उन्होंने एक क्वालिटी मेंटेन के लिए एक दोष बताया है कि एक दोष था वहां पर। चौथा उन्होंने बताया है कि उच्च शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही ली जा रही थी। उच्च शिक्षा का मतलब क्या था कि अगर आप ब्रिटिश शासन में सरकारी नौकरी करनी है तो आपको उच्च शिक्षा अनिवार्य है, तो उच्च शिक्षा वो इस उद्देश्य से ही ले रहे थे। उनका उच्च ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं था, उनका रिसर्च वर्क करने का उद्देश्य नहीं था उन महाविद्यालयों का, सिर्फ और सिर्फ कि हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, उसके उद्देश्य से वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि विद्यालयों में जो मेथड्स जो चल रहे थे प्राथमिक में और आपके माध्यमिक में, उसमें रटने पर अधिक बल दिया जा रहा था, यानी कि रटाने की कोशिश की जा रही थी। चिंतन मनन निधिध्यासन इस तरह की विधियां हैं उनका अभाव था, यानी किसी चीज को समझने के लिए चिंतन करना, उसको मनन करना, तो इन चीजों का अभाव दिखाई दे रहा है। सिर्फ रटना, ट्रेनिंग, रटने की बात वहां पर की जा रही है, जिसकी परिणाम स्वरूप क्या होता है, बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो जो है डाउन ही हो रहा है, मानसिक स्तर में उसका विकास नहीं हो रहा, वो ऊंचा नहीं हो रहा है। तो ये भी उन्होंने गुणात्मक दोष बताया है। और क्या बताया है कि अंग्रेजी को
माध्यम बनाने से शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो है बाधा आ रही है। अगर हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन संख्या बढ़ानी है, तो उसके लिए अंग्रेजी जो माध्यम है शिक्षा देने का, वो एक बहुत बड़ा बाधा बन रही है। बच्चे जो है उसकी तरफ मुंह नहीं कर रहे हैं स्कूलों की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर अंग्रेजी को माध्यम बना दिया गया है और उनकी क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा कर दी गई है। तो ये एक वहां पर क्वालिटी बताइए कि डिसक्वालिटी है उन स्कूलों में जो है, इक्वालिटी मेंटेन करने की वहां पर जरूरत है। तो इन सब चीजों के आधार पर संख्यात्मक दोष बता दिए उन्होंने, गुणात्मक दोष बताए हैं उन्होंने। फिर इन सब चीजों के आधार पर जो शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ है, जो विश्वविद्यालय आयोग बना 1902 में, जो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना है, तो इन सब चीजों को उन्होंने संगठित करके उन पर विचार करके जो है अपने सुझाव दिए हैं। फिर लॉर्ड कर्जन के सुझाव जो आते हैं और वो फिर 1904 में भी अपने सुझाव देते हैं। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के ऊपर भी अपने सुझाव दिए हैं, माध्यमिक शिक्षा के ऊपर भी अपने सुझाव दिए हैं, उच्च शिक्षा के ऊपर भी अपने सुझाव दिए हैं, है ना। और भी सब चीजें जैसे आपका यहाँ पर एक किस्म से हम कह सकते हैं भवन निर्माण जो कला चल रही थी, यहाँ पर स्थापत्य कला जो चल रही थी, तो उसके भी वो एक पार्क जो इमारतों में जो भवन निर्माण थी, यहाँ पर बहुत बड़ी इमारतें पहले से बनी हुई थी, जैसे कुतुब मीनार था आपका, जैसे आपका ताजमहल था, लाल किला था, इस तरह की। तो इन सब चीजों के रखरखाव के लिए भी उन्होंने अपने कुछ अधिनियम पारित कराए, उनके बारे में उन्होंने सुझाव दिया है। कुछ बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियां और विदेशी छात्रवृत्ति जिसको बोल सकते हैं कि अब्रॉड पढ़ने के लिए कि बच्चों को अगर जाना है तो उसके लिए भी छात्रवृत्तियां प्रोवाइड करने के लिए सुझाव उन्होंने दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव पढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने अपने कौन कौन से सुझाव दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अब से पहले कोई ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो सरकार का जो उत्तरदायित्व है उसको बखूबी नहीं निभाया गया है। ठोस कदम का मतलब यह है कि गांव-गांव जाकर के बच्चों को प्रचार प्रसारित करना चाहिए था, उनको आकर्षित करना चाहिए था, उनको शिक्षा का महत्व बताना चाहिए था, उनके माँ बाप को शिक्षा का महत्व बताना चाहिए था कि शिक्षा जो है हमारे जीवन में एक उजाला होती है, एक रोशनी होती है। अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो असभ्य होता है, वो उसका किसी तरह से विकास नहीं हो सकता है और शिक्षित व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो इस तरह के कुछ कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए थे और आपके प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय जो है वो जगह जगह खोलने चाहिए थे ताकि बच्चे उनमें प्रवेश ले सके। और खासकर जो लड़कियां हैं, तो लड़कियां 40 में से एक ही बताती है कि मैं किसी भी तरह से पढ़ लेती हूँ, तो वो समस्या वहां पर दूर हो सकती थी। दूसरा इन्होंने बताया है कि स्थानीय निकाय जो है प्राथमिक शिक्षा कोर्स को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च करें। जो स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन की बात सौंपी गई है, वित्त व्यवस्था की बात सौंपी गई है, तो उन्होंने देखा है कि जो कोष बना हुआ है, बैंक बना हुआ है, तो उस फंड में से जो पैसा है वो प्राथमिक शिक्षा से अलग भी खर्च किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि वो पैसा जो है प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च किया जाना चाहिए और प्रांतीय सरकारों को भी आवश्यकता अनुसार वहां पर अनुदान देना चाहिए, उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया है कि प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो तैयार किया जाना चाहिए और उसमें जो फिजिकल एजुकेशन है, आपका शारीरिक व्यायाम है, उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा छोटे बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है, तो उसका जो पाठ्यक्रम आपको निर्धारित करना है वो उनकी जो एक समाज जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, जिस समाज में वो रहते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या डिमांड है, क्या मांग है, उनको किस तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए, तो उसके आधार पर ही वो पाठ्यक्रम तैयार करवाना चाहिए। और शुरू से ही बच्चों को व्यायाम के लिए तैयार करना चाहिए, उनको शारीरिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षण नीतियां हैं उनमें भी हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। रटने पर बल दिया जा रहा है, रटना तो अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, विधि तो है लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षा की जो शिक्षण नीतियां हैं
वो भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है, परंपरागत चली आ रही है, उनमें भी सुधार करना चाहिए। जैसे आपका मोंटेसरी है, आपकी शिक्षण विधि है, जैसे आपकी किंडरगार्टन विधि है, इन विधियों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें अवसर देना चाहिए, उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि प्राथमिक अध्यापकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, इसके अतिरिक्त उनके वेतन में भी वृद्धि की जानी चाहिए। जो प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स पढ़ाएंगे, उन टीचर्स को जो है 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और 2 साल में थ्योरेटिकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है आपका जो पढ़ाने वाला जो पोर्शन होता है आपका टीचिंग प्रैक्टिस का, उसको उन्होंने महत्व देने की कोशिश की है। और जो टीचर्स लगे हुए हैं उनकी स्थिति को सुधारने की बात कही है कि उनको भी उनका वेतन भी जो है बढ़ाना चाहिए उनका, ताकि जीवन स्तर उनका ऊंचा हो सके। तो ये प्राथमिक शिक्षा संबंधी उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि माध्यमिक शिक्षा संबंधी उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, वो किस प्रकार से दिए हैं, क्या क्या माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताया है, अब ये पढ़ते हैं। पहले बताया उन्होंने कि गैर सरकारी जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी कि तो सरकारी होते हैं, एक गैर सरकारी होते हैं। गैर सरकारी में भी आपके कुछ अनुदान प्राप्त होते हैं और कुछ अनुदान अप्राप्त होते हैं, यानी कि कुछ तो सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, कुछ विद्यालयों को, कुछ को नहीं मिलता है। तो जितने भी आपके गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उनको सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त करने के बाद में ही ये माध्यमिक विद्यालय खुलने चाहिए। क्योंकि जो एक मानक होता है विद्यालय को खोलने का, कितनी हमारी भूमि होनी चाहिए, उस भूमि पर हमें किस प्रकार से एक भवन का निर्माण करना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर आपकी क्लासरूम होगी, यहाँ पर आपके स्टाफ रूम होगा, यहाँ पर आपका एक सभागार होगा, ऑडिटोरियम होगा, यहाँ पर एक सामान्य कक्ष होगा, है ना, खेल का मैदान है, प्रयोगशालाएं है, प्रयोगशाला है, आपकी पुस्तकालय है, आपका है, ये सब चीजों के मानक होता है। मानक अनुसार सब तैयार होता है, तो वो मान्यता के अंतर्गत आता है, और बिना मान्यता के उनको नहीं खोलने देना चाहिए। दूसरा होता है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकार करने की जो नियम है वो कठोर किए जाने चाहिए। यानी कि यहाँ तो कहा है कि मान्यता प्राप्त आवश्यक है पहले वाले में, अब वो मान्यता भी अगर लेंगे तो उसके नियम भी कठोर होने चाहिए, वहां पर कोई भी उनको ढील नहीं दी जानी चाहिए कि ये मेरे रिश्तेदार का है, ये मेरे भाई बंधु का है, ये मेरे जानकार का ये स्कूल खोला जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी ढील दे दी जाए मानकों में, तो किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए वहां पर। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक विषयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए माध्यमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक पूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है इंटर क्लासेस करने के बाद में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते, वो गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोजगार खोलना चाहते हैं, तो उनको इसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो एक उसको यूनिट जो है वो पूरी प्राप्त हो जाए, उसको वहाँ रोजगार शिक्षा की, व्यवसायिक शिक्षा की, तो उस शिक्षा को प्राप्त करके वो समाज में अपना विभिन्न प्रकार के रोजगार खोल सके, व्यवसाय खोल सके, और अपना जो है गृहस्थ जीवन जो है वो अच्छी तरह से चला सके। नेक्स्ट इसमें बताया है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रशिक्षित अध्यापक है उन्हीं की ही नियुक्ति की जानी चाहिए, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में भी अनट्रेन्ड टीचर जो है वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेन टीचर उनको पढ़ाने वाले होने चाहिए, और जो अनट्रेन्ड टीचर है उनको अलग से प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम उसमें रखा जाना चाहिए कि जैसे उनकी ग्रीष्म अवकाश होता है 2 महीने का, तो उसमें उनको थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण देने की बात की उन्होंने कही है कि उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालयों की भूमिका निभाएंगे, यानी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो है, यानी कि जो सरकार ने माध्यमिक विद्यालय खोले हैं और जो गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय है, तो उनके लिए वो सरकारी विद्यालय का एक आदर्श का मॉडल
द्वारा ये अपनाई जा रही मेथड्स हैं, है ना, इन मेथड्स को अपना करके हम बच्चों में एक अच्छे गुणों को डेवलप कर सकते हैं, उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उनको भौतिक ज्ञान के साथ साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान भी हम दे सकते हैं। उस पाठ्यक्रम को देने के बाद में फिर हम एक जो परीक्षा का एक रूपरेखा बनाते हैं परीक्षा देने की, तो वो इस प्रकार से होनी चाहिए। उस परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है उसमें मिक्सअप क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि बच्चों का जो है मानसिक विकास, तर्क करने की जो शक्ति है उसका भी विकास हो सके। तो एक जो एक मॉडल के अंदर एक विशेषता होती है, वो ये विशेषताएं उस सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, सरकारी माध्यमिक विद्यालय में होनी चाहिए, ताकि वो गैर सरकारी स्कूलों के लिए एक आदर्श का काम करे, एक मॉडल का काम करे। तो ये इन्होंने उसके लिए कुछ अपने सुझाव दिए हैं। इसके बाद में तीसरा आता है, उन्होंने उच्च शिक्षा संबंधी कुछ सुझाव दिए हैं। तो उच्च शिक्षा के बारे में भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उच्च शिक्षा संबंधी उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए हैं, जैसे डिग्री कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के विस्तार, उसको वाइड करना है और उसकी उन्नति के लिए, उसकी उन्नयन के लिए आवश्यक जो धनराशि है उसमें बढ़ोतरी की जाए, उसको वृद्धि की जाए, उसको बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर हमें उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो हमें जगह जगह माध्यमिक विद्यालय भी खोलने पड़ेंगे, हो सकता है हमें विश्वविद्यालय भी खोलना पड़े, तो उसके लिए अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है। तो वो सरकार को वहाँ जो है एक जो कोष बनाए गए हैं प्राथमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, तो उच्च शिक्षा का जो कोष बनाया गया है उसमें फंड जो है वो ज्यादा देना चाहिए, उसको आर्थिक सहायता ज्यादा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि माध्यमिक महाविद्यालय यानी कि डिग्री कॉलेज जो है और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि जितने भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज खोले गए हैं और जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य होता है उसमें भी हमें सुधार की आवश्यकता महसूस दी रही है। वहां पर भी शिक्षण कार्य जो है वो क्वालिटी उसकी जब पुअर है तो उसके शिक्षण कार्य में भी जहां जितना हो सकता है सुधार करने की कोशिश करें, चाहे वो पाठ्यक्रम के स्तर पर हो, चाहे वो टीचर्स के स्तर पर हो, चाहे वो टीचर जो मेथड होता है टीचिंग मेथड उसके स्तर पर हो, जहां भी हमें कमी दिखाई दे रही है उस कमी को हमें दूर करना चाहिए। और तीसरा इसमें बताया है कि उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षाओं के महत्व में कमी की है। जो उच्च शिक्षा है, जो डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय है, उनकी परीक्षा में भी जो बाह्य परीक्षा होती है उसके महत्व को एक कम वेटेज दिया जाना चाहिए। देखिए होता है क्या, बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हो सकता है परीक्षा के टाइम पर या वाइवा लेने के टाइम पर जो है जो एक्सटर्नल जो टीचर आते हैं वहां पर बच्चे को थोड़ा असहज महसूस दे रहा हो, उसकी तबीयत खराब हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रहा है, तो जो बाह्य टीचर आएंगे, एग्जामिनर जो आएंगे, उसको तो एट द प्लेटफॉर्म, जो एट द प्रोजेक्ट जो आप कैसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप उस टीचर को, एग्जामिनर को अपनी उत्तर से, आंसर से संतुष्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर संतुष्ट कर दिया तो वो अच्छे नंबर दे देगा, अगर उनको संतुष्ट नहीं करा, सेटिस्फाई नहीं किया गया है, तो हो सकता है उसको अच्छे नंबर ना मिले। तो वो यही कह रहे हैं कि पूरे साल बच्चे ने मेहनत की है आपके, तो हो सकता है उस टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो, उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता थी, या उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या अपने दूसरों के सामने असहज महसूस कर रहा हो, तो इसीलिए बाह्य परीक्षाओं को जो है जो बाहर से हम एग्जामिनर को बुलाते हैं तो उसको कम वेटेज दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, उसका परीक्षा का जो परिणाम है वो अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक शिक्षा के बारे में, माध्यमिक